अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का जनाब ये पहला लेक्चर है और कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए इस लेक्चर को समझना ज़रूरी है, इसलिए ये लेक्चर आप पूरा देखें ताकि आपको कॉस्ट का कंसेप्ट पता चले कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसको कहते हैं, और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वो कैसे बनाते हैं। तो इसको लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी पुश करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट क्या होती है और इसका अकाउंटिंग में क्या स्कोप है। सबसे पहले हमने पढ़ना क्या है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, हमारा ये आज का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, एज्यूम कर लें कि ये एक फैक्ट्री है जिसमें कोई भी चीज़ प्रोडक्शन उसकी हो रही है, कोई भी चीज़ एक प्रोडक्ट तैयार हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर या पेन या कोई भी चीज़, जिस फर्नीचर हो गया, गाड़ियाँ हो गई, ग्लास हो गए, प्लास्टिक के कुछ भी किसी किस्म की क्रॉकरी हो गई, तो जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो इस फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो उस फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक मार्कर है, आप इस मार्कर को देखें और इस मार्कर को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल की गई है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मुझे तो इसका एक मटीरियल नज़र आ रहा है, ये एक मटीरियल सॉलिड मटीरियल है, कोई भी प्लास्टिक नज़र आ रही है। एक इसकी मटेरियल कॉस्ट होगी, दूसरा जिसने इसको बनाया होगा फैक्ट्री ने, और दूसरा जिसने इसको बनाया होगा उसको भी पैसे दिए गए होंगे, मीन के लेबर ने इसको बनाया, लेबर के ऊपर जो खर्चा आया वो हो गई लेबर कॉस्ट। और जहाँ पर ये बनी, जिस फैक्ट्री के अंदर ये बन रही है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंडिचर फैक्ट्री के हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट दिया गया, फैक्ट्री के बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस दिए गए, फैक्ट्री के फ्यूल, पावर, हीट, लाइट, एवरीथिंग जो फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं। तीसरी कॉस्ट वो हो रही है, नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट लग रही है, नंबर 2 इसके ऊपर लेबर कॉस्ट लग रही है, और नंबर 3 फैक्ट्री के तमाम अखराजात जो मटेरियल और लेबर के अलावा लग रहे हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर इसको एक नाम दिया जाता है बाकायदा कॉस्ट अकाउंटिंग में या कॉस्ट में, जिसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हम देखते हैं कि 3 टाइप्स की कॉस्ट मैंने आपको बताई है, तो हम पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट है? नंबर 1 मैंने आपको बताया, एक है मटेरियल कॉस्ट जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इसके ऊपर डायरेक्टली यूज हो रही है। नंबर 2 मैंने आपको बताया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है ये जिस बंदे ने इसको बनाया, जो उसके ऊपर आपने उसको पैसे दिए हैं, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो रहे हैं लेबर और मटेरियल के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब के सब फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 किस्म की कॉस्ट है। कोई भी चीज़ बनाएंगे फैक्ट्री में, किसी चीज़ की भी प्रोडक्शन होगी जो आप लोग कंज्यूम करते हैं, वो सारी की सारी इन्हीं 3 कॉस्ट के ऊपर मुश्तमिल होगी। तो फैक्ट्री के अंदर जितनी किस्म की कॉस्ट आ रही है उसकी अकाउंटेंसी जो है उसको एक प्रॉपर मैनर में लेकर आना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको समराइजिंग करना, और फिर उसकी फैक्ट्री का प्रॉफिट चेक करना, ये सब का सब आता है जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? फैक्ट्री की चारदीवारी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनके जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शंस और जो भी एक्सपेंसेस और इन रेवेन्यू जनरेट हो रही है उस सब की अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इन 3 कॉस्ट को हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज कर लेते हैं इनको। कैटेगराइज कैसे करते हैं? 2 मेन कॉस्ट में इनको मैं कैटेगराइज करूंगा। नंबर 1, एक मैं कहता हूं जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री में वो कौन से होते हैं। नंबर 2 आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के अंदर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपेयर नहीं करना,
क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फैक्ट्री से बाहर की अकाउंटिंग है, उसके नेचर ऑफ एक्सपेंसेस टोटली डिफरेंट हैं फैक्ट्री से, कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो हम जहाँ पे बात कर रहे हैं चूंकि फैक्ट्री के अंदर की, तो उसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी फैक्ट्री के अंदर कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दो ही हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। हमारे एक्सपेंसेस सिर्फ दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एक है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये वाली डायरेक्ट कॉस्ट है। नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी मैंने आपको बता दी जनाब, ये जो हमारी ये लेबर कॉस्ट है। तो जनाब ये दो ही हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट हैं, इसके अलावा तमाम की तमाम कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। तो हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता दिए दो किस्म के एक्सपेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री होती है फैक्ट्री के अंदर वो किस किस्म की होती है, और उस पर क्या साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल क्या होता है, प्रोडक्शन साइकिल जिसको हम कहते हैं। तो उसको मैं बताने के लिए आपको यहां समझा देता हूं। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? इन्वेंट्री या स्टॉक, माल जो पड़ा हुआ है फैक्ट्री के अंदर। मिसाल के तौर पर फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है, तो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, जो लकड़ी है वो इन्वेंट्री कहलाएगी या स्टॉक कहलाएगा। अब इस इन्वेंट्री की 3 टाइप्स हैं, ये 3 शक्लों में आपको नजर आएगी। इन्वेंट्री हमेशा आपको 3 शक्लों में फैक्ट्री के अंदर नजर आएगी। नंबर 1 रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर की फैक्ट्री चला रहे हैं, तो आप फर्नीचर कैसे बनाते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए पहले आपको टिम्बर्स मंगवाने पड़ते हैं, वो लकड़ी के गोल गोल तने, बड़े बड़ी दरख्तों से लकड़ी कट कर आती है, आप मंगवाते हैं जी नॉर्दर्न एरिया से, बहुत बड़ी लकड़ी आप बहुत ज़्यादा मिकदार में मंगा रहे हैं। तो जब आप उससे फर्नीचर बनाने के लिए उसको रखते हैं तो कहते हैं जी दिस इज़ रॉ मटेरियल, ये रॉ फॉर्म है, ये लकड़ी जो है ये रॉ फॉर्म है। तो लकड़ी से कैसे फर्नीचर बनता है, ये हो गया रॉ मटेरियल। हम फैक्ट्री में कहते हैं अपने लेबर्स को, चलो भाई शुरू हो जाओ, वो उठाते हैं लकड़ी और मशीनों में डाल देते हैं, वहाँ पे उनकी छलाई कटाई, मशीनों में तख्ते बनते हैं। तो वो हम फ़ौरन लेबर से कह रहे हैं कि जनाब आप फर्नीचर तैयार करें। तो रॉ मटेरियल के ऊपर जो पहली फोर्स अप्लाई हो रही है, जो पहली कॉस्ट अप्लाई हो रही है, वो फ़ौरन से हो रही है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी, लेबर्स आएंगे, लकड़ी उठाएंगे, मशीनों में डाल देंगे, मशीनें चलेंगी, बिजली के एक्सपेंसेस होंगे, बिल्डिंग जिधर है वहाँ पे रेंट देना पड़ेगा। तो लेबर क्या इस्तेमाल करेगी? फैक्ट्री के मुख्तलिफ अखराजात को इस्तेमाल करेगी। लेबर इस्तेमाल कर रही है अपने साथ FOH को। किसको? FOH। जैसे मैंने आपको ये बताया यहाँ पर, ये फैक्ट्री ओवरहेड, इसको FOH भी कहते हैं इन शॉर्ट। तो FOH को इस्तेमाल करेगी, उसके बाद जो वो लकड़ी जिस शक्ल में तब्दील हो जाएगी वो कहलाएगा वर्क इन प्रोसेस। मतलब कि हमारे जो लकड़ी है वो अब फर्नीचर बनना उससे स्टार्ट हो गया है, तख्ते कट रहे हैं, पीसेस लकड़ी के हो रहे हैं, फर्नीचर के पिलर्स और फर्नीचर की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें तैयार हो रही हैं। अब ये इन्वेंट्री किस शक्ल में ये इन्वेंट्री कौन सी शक्ल ले गई है? वर्क इन प्रोसेस की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो वर्क इन प्रोसेस के बाद मुसलसल काम होता रहता है और कोई कॉस्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती कि इवन के वो चीज़ जो है वो नंबर 3 फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिनिश गुड्स कहते हैं स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ रेडी फॉर सेल, फर्नीचर तैयार हो चुका है आपका। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये चीज़ फिनिश गुड्स में जाकर कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप देखें कि मैं कहूँ कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में किसने कन्वर्ट किया? लकड़ी पड़ी हुई थी, खुद से तो वो फर्नीचर नहीं बन सकता कि जादू और फर्नीचर बन जाए। उसके लिए 2 चीज़ें लगी, एक डायरेक्ट लेबर लगी, डायरेक्ट लेबर ने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को यूज़ किया, फैक्ट्री को यूज़ किया, तो वो चीज़ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये 2 कॉस्ट हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जरिया बन रही हैं। तो हम इन दोनों के मजमूए को कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कन्वर्जन कॉस्ट की डेफिनेशन भी आपको साथ साथ तैयार हो जाएगी। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच कन्वर्ट्स अ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। जिस कॉस्ट ने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया वो ये है लेबर प्लस FOH। इसके बाद स्टूडेंट्स
रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दो ऐसी कॉस्ट हैं जिसके बगैर चीज़ की तैयारी नामुमकिन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि एक बंदा है मिट्टी के खिलौने बनाता है, मैं उसे कहता हूं जनाब ये मिट्टी है और ये मुझे आप एक बड़े अच्छा सा खिलौना बना दें, एक परिंदा बना दें, तो वो उस मिट्टी से बगैर किसी मशीनरी को इस्तेमाल किए हुए एक परिंदा बना देगा। वो परिंदा भी उसका बिक जाएगा मार्केट में। तो स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल ना होता और लेबर ना होती तो कभी भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इवन के FOH नहीं भी इस्तेमाल हुआ, फिर भी उस फनकार ने अपने हाथ की मदद से उस मिट्टी को परिंदे की शक्ल में बना के दे दिया बगैर किसी मशीनरी यूज़ किए। तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट, मतलब कि इन दोनों का जो टोटल होता है वो प्राइमरी कॉस्ट कहलाती है, जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, बेसिक कॉस्ट कहते हैं, प्राइमरी कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH अगर आप देखें तो इन दोनों का मजमुआ जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट कहला रहा है। रॉ मटेरियल और लेबर का जो मजमुआ है, जो इनका सम अप है, वो कहला रहा है प्राइम कॉस्ट। मतलब रॉ मटेरियल में आप लेबर ऐड कर रहे हैं तो प्राइम कॉस्ट आ रही है। अब अगर मैं कहूं कि इन तीनों कॉस्ट को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये तीनों कॉस्टें जो है ये वाली, इन तीनों कॉस्ट को इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाती है हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, कि जनाब फैक्ट्री में टोटल कॉस्ट क्या लग रही है। इसको स्टूडेंट्स करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी इसका नाम है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैं बताता हूं जनाब ये फर्नीचर बना, इस पे टोटल कितनी कॉस्ट आई, तो आप बताएंगे मटेरियल, लेबर और FOH। जैसे मैंने आपको शुरू में इस मार्कर की मिसाल दी थी और मैंने कहा था कि इसमें कितनी कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो हमारी कहलाती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, या उसको हम करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको प्रोडक्शन साइकिल बता दिया है, पूरे का पूरा प्रोडक्शन साइकिल, ये हमारा कोई भी चीज़ फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है उसको इन मराहिल से गुजरना ज़रूरी होता है, इसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर ये हमारी फैक्ट्री पिछले 10 सालों से चल रही है, हमने पिछले साल भी मैन्युफैक्चरिंग की थी, प्रोडक्शन की थी, फर्नीचर बनाया था, इस साल भी बनाना है हमने और इस साल भी बना लिया है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, तो हम आज या इस साल का काम करने के लिए पिछले साल का भी देखेंगे कि पिछले साल कितना मटेरियल हमारे पास बच गया था। तो जो पिछले साल बच गया था वो हमारे पास इस साल का ओपनिंग रॉ मटेरियल कहलाएगा, मतलब कि ओपनिंग जिससे हमने ये साल रॉ मटेरियल शुरू किया था, फिर बीच में कुछ परचेज किया रॉ मटेरियल और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करने के बाद जितना हमारे पास बच गया वो हमारे पास एंडिंग रॉ मटेरियल कराएगा। तो हर इन्वेंट्री के टोटल 3 टाइप्स हैं, 1 2 3 शक्लें इन्वेंट्री की हैं। तो 3 शक्लों के ओपनिंग भी मौजूद होंगे और एंडिंग भी मौजूद होंगे। पिछले साल का वर्क इन प्रोसेस बचा हुआ जो होगा वो इस साल हमारे लिए ओपनिंग कहलाएगा और इस साल जो बच जाएगा वो एंडिंग कहलाएगा। इसी तरह से फिनिश गुड्स जो है वो हमारे पास पिछले साल का जो बचा हुआ ओपनिंग कहलाएगा और इस साल का जो है वो हमारे पास एंडिंग फिनिश गुड्स कहलाएंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक प्रोडक्शन साइकिल समझ आ गया तो यकीन माने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सबसे पहले बनाते हैं, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, वो आपको फौरन से 1 सेकंड में समझ आ जाएगी। अगर आपको ये समझ आ गया तो वो याद करने में भी आपको जो हम फॉर्मेट जो मेमोराइज करते हैं वो फॉर्मेट भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको आसानी से उस फॉर्मेट की समझ आ जाएगी। तो चलते हैं जनाब अपने उस फॉर्मेट की तरफ जो कि हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं नेम ऑफ फैक्ट्री, नेम ऑफ फैक्ट्री। उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट है जो हमने बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के एंड पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। तो उसके बाद आपने स्टूडेंट्स 2 कॉलम बना लेने
2 कॉलम बना लेने हैं। तो 2 कॉलम बनाने के लिए आपको यहाँ पर मैं एक कॉलम और बना लेता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2 कॉलम हो जाएंगे। अब इसी प्रोडक्शन साइकिल को मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म देने के लिए जा रहा हूं। मैं यही सारी चीज़ें लिखूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा ओपनिंग रॉ मटेरियल से और एंडिंग रॉ मटेरियल तक ख़त्म करूंगा। तो यही सारा प्रोसेस जब रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट की शक्ल में आ जाएगा तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कहलाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग देंगे। चूंकि हम सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ रॉ मटेरियल की, तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी उसकी हेडिंग दे देनी है। जैसे मैंने आपको बताया था ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, हम अब बात करने जा रहे हैं सिर्फ इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। तो स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट करेंगे। रॉ मटेरियल में हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल जो हमारे पास इस साल में पहले से मौजूद था। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इसको हम इनर कॉलम यूज करेंगे क्योंकि इनर कॉलम में हम सारा मटेरियल को कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम मटेरियल की बात करें इसलिए हम इसको इनर कॉलम में यूज करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। आपने इस साल जो मजीद मटेरियल परचेज किया है वो आप इनर कॉलम में लिखेंगे, उससे भी इनर कॉलम यूज करेंगे। और इसमें से लेस कर देंगे, अगर क्वेश्चन में आपको परचेजेस रिटर्न भी गिवन है, माल आपने वापस कर दिया था तो वो भी इसमें से लेस हो जाएगा। और इसमें से लेस हो जाएगा जनाब अगर कोई डिस्काउंट दिया है आपने परचेजेस के ऊपर, तो मैं लिख देता हूं डिस्काउंट ऑन परचेजेस, वो भी आप इसमें से लेस कर देंगे। अब परचेजेस में से ये दोनों माइनस करेंगे तो आपके पास नेट परचेजेस आ जाएंगी, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो आप यहां पे लिख देंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद आप यहां पे साथ ऐड करेंगे कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं। कैरेज इनवर्ड से मतलब ये है कि आप अगर फर्नीचर के लिए लकड़ी मंगवा रहे हैं, कैरेज इनवर्ड का मतलब है कि अगर आप फर्नीचर के लिए लकड़ी मंगवा रहे हैं तो लकड़ी अगर आपके नॉर्थर्न एरिया से आ रही है तो वहाँ से अगर आपने लकड़ी 1 लाख रुपए की ली है तो आपको अपने उस फैक्ट्री तक पहुँचाने पे जो अखराजात आए, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी 20,000 रुपये कैरेज वालों ने ले लिया है, तो 20,000 रुपये आप उसमें इंक्लूड कर देंगे तो टोटल आपके पास परचेजेस बन जाएंगी वो 1,20,000 रुपये की। अब आप इन तीनों का सम अप करेंगे तो तीनों को सम करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप इधर नीचे लिखेंगे और नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये हमारे पास अवेलेबल था यूज करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसमें से फौरन माइनस कर देना है जो इस साल आपका रॉ मटेरियल बच गया था, एंडिंग रॉ मटेरियल इस साल का। तो एंडिंग रॉ मटेरियल आप इसमें से माइनस कर देंगे। एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जनाब कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि ये आपने मटेरियल यूज किया और इसको आपने उठाकर इधर बाहर लिख देना है आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में इसको पुट अप कर देना है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल मुकम्मल हो चुका है। ये जो हमने इनर कॉलम में कैलकुलेशन किया है स्टूडेंट्स, इसके साथ यहाँ पे ऊपर रुपीज़ लाजमी लिखा करें क्योंकि ये आपका जो अमाउंट का साइन होता है, डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर लिखेंगे, रुपीज़ में कर रहे हैं तो रुपीज़ लिखेंगे। तो ये हमने इनर कॉलम में इसलिए किया है कि हमने जस्ट बात की है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल का जो सिंगल आंसर निकला है वो हमारे पास कि इस साल हमने ये रॉ मटेरियल यूज किया है, तो आपने इसको आउटर कॉलम में कैलकुलेट करके इनर कॉलम में कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हम रॉ मटेरियल के ऊपर अपनी बात खत्म कर चुके हैं, हमारा ये रॉ मटेरियल का टॉपिक क्लियर हो चुका। रॉ मटेरियल के बाद जो फॉरेन कॉस्ट लगी थी वो कौन सी लगी थी, आपको मैंने बताया डायरेक्ट लेबर ने उठाकर फैक्ट्री में फेंका था सामान, तो लेबर लगी। इसके बाद फौरन आप इस लेबर ऐड कर देंगे इसी के अंदर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो सम आएगा वो आ जाएगा आपके पास प्राइम कॉस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर मटेरियल के साथ लेबर आप ऐड करेंगे तो इन दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट बनता है। इसी को मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली फॉरेन कॉस्ट कौन सी लग रही है, फैक्ट्री ओवरहेड। आप इसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड।
आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मटेरियल, लेबर, एफओएच इन तीनों का टोटल करते हैं तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आती है, या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ भी देख लें, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर ऐड हुई और फिर एफओएच भी ऐड हो गया, तो टोटल हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब स्टूडेंट्स हम चले गए फैक्ट्री ओवरहेड के फौरन बाद वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है, एंडिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है। तो आपने ओपनिंग ऐड कर देनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री सबकी ऐड होगी, रॉ मटेरियल की भी ओपनिंग ऐड होगी, वर्क इन प्रोसेस की भी ओपनिंग ऐड होगी, फिनिश गुड्स की भी ओपनिंग ऐड होगी, और एंडिंग सबकी इस स्टेटमेंट में लेस हो जाती है। तो हम ऐड करते हैं सबसे पहले इसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, सॉरी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो वो हम इसमें जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आंसर आएगा उस आंसर का आपने नाम याद रखना है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आपके पास आंसर आएगा इधर इसको ऐड करने के बाद उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से फौरन आप लेस कर देंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, वो आप इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहां तक हमारा जो आंसर है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी कहलाता है। तो अगर इसके बाद हम रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में चले जाते हैं तो फिनिश गुड्स में भी हमारे पास ओपनिंग भी मौजूद है, एंडिंग भी मौजूद है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे मजीद ओपनिंग, ऐड कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। मेरे पास यहाँ जगह नीचे खत्म हो रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको यहाँ भी कंप्लीट कर लूँ। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, आप ओपनिंग फिनिश गुड्स इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने नाम दे देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि सेल के लिए ये चीज अवेलेबल थी। इसमें से स्टूडेंट्स आपने लेस कर लेना है एंडिंग फिनिश गुड्स, इसमें से आप लेस कर दें एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। तो एंडिंग फिनिश गुड्स के बाद माइनस करने के बाद जो सबसे आखिरी आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा अगर समझ नहीं भी आ रहा तो ये आप मेरी दोबारा वीडियो देखेंगे तो साथ साथ आप मैं बोल रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ये आखिरी आंसर आ जाएगा जो हमने बनानी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का आंसर निकल आएगा। स्टूडेंट्स ये सारे का सारा प्रोसेस था। ये हम सारा प्रोसेस इसीलिए करते हैं कि ये जो फर्नीचर है ये हमने अब सेल करना है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रही है ये फर्नीचर हमें खुद कितने का पड़ा है, हमारी टोटल इसके ऊपर कितनी लागत आई है, वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की है कि बहुत ब्रीफली और बहुत डिटेल के साथ आपको मैंने ये लेक्चर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको तब कॉस्ट अकाउंटिंग आसान लगेगी और बहुत अच्छी भी लगेगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो ये तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको गाए बगाए मिलती रहें। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।